तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। ऐसी आशाओं के साथ और ऐसी अपेक्षाओं के साथ भी हम आज साथियों जैसा कि आप सबको पता है कि हम आज एक ऐसे महानायक के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक संस्कृति का पुरोधा है, अपने आप में एक वीरता की मिसाल है, अपने आप में एक बहादुरी की मिसाल है। आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हम राजस्थान के उस शूरवीर व्यक्ति का नाम या उस महान व्यक्तित्व का के बारे में आज जिक्र कर रहे हैं, जिनका नाम हर एक राजस्थान वासी, हर एक देशवासी और यहाँ तक कि दुनिया के प्रत्येक कोने-कोने में जिसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। हम आज उन्हीं महान व्यक्तित्व राणा प्रताप के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि साथियों आप सबको पता होगा, अभी-अभी हाल ही में हमने 19 जनवरी को उनके देवलोक गमन के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो उनकी पुण्यतिथि भी हमने मनाई थी। हमें साथियों इनके बारे में क्यों पढ़ना? केवल इसीलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए कि ये हमारे लिए प्रतियोगी दृष्टि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, बल्कि इसीलिए भी पढ़ना चाहिए कि इन्होंने अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कौन से मार्गों को चुना और क्यों चुना और उसके पीछे कारण क्या है? हम इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारी यही सोच और यही विचार हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता की असली मर्यादा है। साथियों जैसा कि आपको पता ही है कि हम आज महाराणा प्रताप के बारे में बात कर रहे हैं। किसी कवि ने बहुत बेहतरीन कहा है कि माये एडो पूत जन जेडो राणा प्रताप, अकबर सूतो औज के जारे सिराने साहब। तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, किसी कवि की क्या लेखनी चली है इनके बारे में। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन शूरवीरों के बारे में तो लिखते-लिखते कलम खुद थक जाती होगी, कब इनके बारे में तो क्या ही बात लिखी जाए। कि एक ऐसा व्यक्ति जो महलों के सुख और भोग को छोड़कर एक कंकरील पत्थर में घूमता हुआ, घाटियों में घूमता हुआ अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए किस तरीके से अपना अनूठा उदाहरण छोड़कर जाता है, केवल इस मिट्टी को मानवीकरण देकर, इस मिट्टी को माँ मानकर किस तरीके से अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है और अपने आप को इस मिट्टी के लिए होम देता है। तो आज हम उन महान व्यक्तित्व की बात करेंगे साथियों। साथियों हमारा एक ऐसा प्रयास रहेगा कि हम इन्हें समझने में थोड़ा बहुत, अगर इस एक वीडियो में या एक क्लास में हम समझ नहीं पाए तो हम इनको आगे बढ़ाते हुए अपने अगले क्लास में भी बात करेंगे, लेकिन जितना हो सके उतना हम निश्चित हो सकता है कि हम इन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। खैर साथियों ये चीज है कि इतिहास है, इतिहास कभी पूरा हो नहीं सकता और ये इतिहास के उन स्वर्णिम अक्षरों में से एक नाम है, जिनके बारे में अब पूरी गाथा तो क्या ही बताएँ, पूरी गाथा तो इनकी हो ही नहीं सकती अगर हम बात करें तो। लेकिन उसके बावजूद भी जो साक्ष्य इतिहास हमें देता है, इनके साथ इतिहासकार हमें उनकी बातें करते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और दूसरी ओर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी। व्यक्ति अपने आप में सेल्फ मोटिव की कैसे हो सकता है? किस तरीके से व्यक्ति अपने आप को उत्तेजित रख सकता है, किस प्रकार व्यक्ति अपने आप को उत्साहित रख सकता है, उनकी एक अनूठी मिसाल है राणा प्रताप। तो बिना देरी किए साथियों चलते हैं, आज हम बात करते हैं महाराणा प्रताप। आपको लग रहा होगा साथियों कि हम पहले चौहान वंश की बात करते-करते राणा प्रताप के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो मुझे लग रहा था साथियों कि जिस समय इनकी पुण्यतिथि थी, उस समय मुझे इनके बारे में कुछ बताना था, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं आपसे रूबरू हो पाए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम कुछ ऐसे महानायकों के बारे में साथियों हम आज बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। देखते हैं एक वीर योद्धा ने किस तरीके से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। हम विशेष तौर से उनके सांस्कृतिक प्रयासों के बारे में भी बात करेंगे और इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के लिए इनसे कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। महाराणा प्रताप जैसा कि सबसे पहले सिसोदिया राजवंश के, किसके? सिसोदिया राजवंश। और हम कह सकते हैं सिसोदिया राजवंश है और गुहिल शाखा। कौन सी शाखा के? गुहिल शाखा।
सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है। तो जन्म होता है साथियों इनका 9 मई को, 9 मई 1540। कहाँ होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। कहाँ होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। ये कुंभलगढ़ दुर्ग है जो महाराणा कुंभा ने बनाया। अगर हम मोटे तरीके से बात करें साथियों, तो अगर महाराणा कुंभा से बाद की हम बात करें, महाराणा कुंभा, तो कुंभा के बाद इन्हीं के वंशज में व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है, अपने बात करें तो रायमल, महाराणा रायमल। और महाराणा रायमल के बाद आते हैं महाराणा सांगा, जिन्हें एक सैनिक का भग्नावशेष भी कहते हैं। महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह के नाम से इतिहास में जाने गए। और महाराणा सांगा के बाद फिर सांगा के पुत्र आते हैं, मतलब अगर राजक्रम की बात करें तो, लेकिन महाराणा कुंभा के बेटे रायमल, और रायमल के बेटे का नाम है महाराणा सांगा, और महाराणा सांगा के चौथे पुत्र का नाम है उदय सिंह। क्या नाम है? उदय सिंह। और उदय सिंह के पुत्र का नाम है साथियों महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। एक और चीज ध्यान रखनी है साथियों, मैंने क्रमवार उत्तराधिकार के तौर पर राजाओं के नाम नहीं बताए हैं। हमने ये बात करने का प्रयास किया है कि मोटे तरीके से महाराणा कुंभा और इनके पुत्र एक रायमल, और रायमल के महाराणा सांगा, और सांगा के 4 पुत्र, चारों में सबसे छोटे उदय सिंह है। आपको पता होगा बनवीर वाली कहानी, और अगर नहीं है तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। और उदय सिंह के 2 महान पुत्रों में से मतलब 3 पुत्र, जिसमें एक जगमाल सिंह का नाम आता है, एक शक्ति सिंह का नाम आता है, और एक राणा प्रताप का नाम आता है। इन सब में हम राणा प्रताप की बात करेंगे, किस तरीके से राणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्याछावर करने के भी तत्पर हो गए। अब देखिए साथियों, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल में इनका जन्म होता है। माता कौन है? माता इनकी जयवंता है, माता जयवंता बाई। और जयवंता बाई या जयवंती बाई, ये है अपने अखीराज सोनगरा की पुत्री पाली, अखीराज सोनगरा की पुत्री। ठीक है, अखीराज सोनगरा की पुत्री है कौन? जयवंता बाई। और इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है महाराणा उदय सिंह। और ये साथियों याद रखना, महाराणा उदय सिंह द्वितीय है। अगर मैं ऐसे लिखूं, आपको पता होगा कि मेवाड़ का पितरंता कहे जाने वाला महाराणा कुंभा का बेटा महाराणा उदा, जो कुछ समय के लिए ही रहा था शासक, तो लेकिन उदय सिंह प्रथम वो है, ये उदय सिंह द्वितीय है जो महाराणा प्रताप के क्या है? पिता है। अब देखिए साथियों, हम इन्हीं बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप जैसे कि बचपन से ही एक लड़ाकू योद्धा की तरह सूरवीर बहादुर थे, इन्होंने अपने पूर्वजों से यही गुण सीखे थे। हम ये भी बात करते आ रहे हैं कि किस प्रकार विदेशियों से लगातार संघर्ष कर रहे थे। महाराणा कुंभा ने भी संघर्ष किया। महाराणा कुंभा, इससे पहले भी बहुत सारे, हमने ये मेवाड़ के महाराणा राणा रतन सिंह के बारे में भी बात की थी, चित्तौड़ का पहले शाखे के बारे में, जिस समय हम 1303 का चित्तौड़ का जो पहला शाखा है रतन सिंह के समय का, रानी पद्मिनी के द्वारा प्रथम जोर किया जाता है चित्तौड़गढ़ में। उनके बाद लगातार विदेशी आक्रांताओं से ये मातृभूमि के सपूत लड़ते आ रहे थे। महाराणा कुंभा ने भी महमूद गजनवी, मतलब अगर महमूद खिलजी को परास्त किया था। उनके बाद हम बात करते हैं तो महाराणा सांगा ने किस प्रकार अकबर को अपने खातौली के युद्ध में परास्त भी करते हैं, लेकिन बाबर को परास्त करते हैं। लेकिन उसके बाद आपको पता होगा कि मार्च 1527 को वे खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा मतलब हम ये कह सकते हैं कि पराजय हो गए। उनके बाद भी लगातार विदेशी आक्रांताओं से मेवाड़ लगातार संघर्ष कर रहा था। और बाद में हम लास्ट में देखते हैं यही बात आती रहती है कि लगातार संघर्ष इनके मध्य जाता है। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र जो रतन सिंह वो बनते हैं, रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य बनते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि विक्रमादित्य को बनवीर धोखे से क्या कर देता है? मरवा देता है। उनके बाद उदय सिंह 1537 में राणा बनते हैं, मतलब चित्तौड़ के या मेवाड़ के राजगद्दी पर। और उनके बाद ऐसा बताया जाता है कि
बनवीर को मारा जाता है आखिरकार, मतलब युद्ध किया जाता है बनवीर से और बनवीर क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और उनके इन्हीं के बाद फिर महाराणा जो उदय सिंह है वो जगमाल सिंह को क्या बनते हैं, मतलब अपनी रानी भटियाणी के कहने पर, या हम ये बात करें कि धीर कंवर नाम करके नाम आएगा, इतिहासकार हमें नाम बताते हैं, जो उनकी प्रिय रानी थी, और उनके कहने पर उनके पुत्र जगमाल सिंह को क्या बना देते हैं, मेवाड़ का राजा बना देते हैं। लेकिन मेवाड़ की जनता के और मेवाड़ के सामंतों के प्रयासों से राणा प्रताप क्या बन जाते हैं, मेवाड़ के राजा बन जाते हैं। अब देखिए, तो ये तो है इनका सामान्य परिचय। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश के गुइल शाखा से थे। जन्म इनका हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग, जो राजसमंद में कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में हुआ था। और फिर मतलब बादल महल है। अब माता का नाम जयवंता बाई है, जो अखेराज सोनगरा की पुत्री है, और पिता का नाम क्या है, उदय सिंह द्वितीय है। अब साथियों अगर बात करें तो 1500, अगर हम बात करें इनकी, तो 1559 के आसपास, 1559 के आसपास जो महाराणा प्रताप के मतलब पुत्र भी जन्मता है, जिनका नाम उदय सिंह, मतलब महाराणा प्रताप के हम यहाँ पुत्र की बात करें अगर मुख्यतः, तो फिर तो वो है पुत्र है अमर सिंह। पुत्र का नाम क्या है साथियों, अमर सिंह, जो 1597 के बाद क्या बनता है, मेवाड़ का राजा बनता है। अब देखो अमर सिंह, ये इनके पुत्र है, पत्नी का नाम है अजबदे, पत्नी का नाम क्या है, अजबदे। और अजबदे कौन थी साथियों, अजबदे थी बिजोलिया सामंत, बिजोलिया सामंत राव मामरक की पुत्री, सामंत राव मामरक की पुत्री। ठीक है, अजबदे के साथ इनकी शादी होती है, जो बिजोलिया के सामंत है राव मामरक, उनकी बेटी होती है। अब ये तो इनका सामान्य परिचय। अब हम देखते हैं कि इनके समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब देखिए, ज्यों ही महाराणा प्रताप फिर 1572 में होली के दिन इनके पिता की, या होली त्योहार के समय इनके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 1572 में, 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु, राणा उदय सिंह की, या उदय सिंह का निधन लिख सकते हैं हम 1572 में। और कौन सा त्योहार था, होली का त्योहार, होली के त्योहार के समय। ठीक है ना। अब देखिए अगला, अब उस समय हम ये देखते हैं कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब होता है साथियों, तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, वो होता है अपने, हम बात करते हैं 1568 में। कब होता है, 1568 में। और चित्तौड़ का शाखे का नेतृत्व तो कौन करते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि कल्ला राठौड़ है, वैसे ही उनके मतलब जयमल है, जयमल मेड़तिया है, और फूल कंवर के नेतृत्व हम सब जानते हैं कि वहां जोर किया जाता है। इस जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, उस समय सामंतों के कहने पर महाराणा उदय सिंह और अपना पूरा परिवार, मतलब राणा प्रताप वगैरह, इन सब ने चित्तौड़ को छोड़कर ये कहाँ चले गए थे, अपने कुंभलगढ़ चले गए थे। इसीलिए हम ये भी बात करते हैं, कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। तो इस शाखा होने के बाद लगातार छोटे बड़े युद्ध करते रहे राणा उदय सिंह, लेकिन 1572 तक राणा उदय सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। और उनके बाद महाराणा प्रताप, उदय सिंह के बाद शासक बनता है, उनका नाम क्या होता है, जगमाल सिंह। तो अगर पूछ लिया जाए उदय सिंह द्वितीय के बाद मेवाड़ का महाराणा जगमाल सिंह बनता है। जगमाल सिंह बनता है, ठीक है। लेकिन फिर होली के दिन, होली के दिन, ठीक है ना, कब, होली के दिन, मार्च 1572 में महाराणा प्रताप का राज तिलक, प्रताप का
राज तिलक। सामंत व मेवाड़ की जनता करती। सामंत व मेवाड़ की जनता करती। एक वर्तमान में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में शासकों को लोग खुद मतलब जनता के द्वारा चुना जाता है। तो एक लोकतंत्र का प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है कि महाराणा के वंशानुगत राणा बनाए जाने के बाद जगमाल सिंह को जनता वहां का शासक मिटाती है या हटाती है, और महाराणा प्रताप को क्या करती है, होली के अवसर पर या होली के शुभ दिन पर क्या करती है, राज तिलक करती है। जो मेवाड़ की जनता समर्थन करती है, मेवाड़ के सामंत करते हैं। अब महाराणा प्रताप के सामने ज्यों ही वे राजा बने तो उनके सामने दो मार्ग थे साथियों। एक मार्ग था अकबर की अधीनता स्वीकार करें, और दूसरा मार्ग और सुख का भोग करें, और दूसरा उनके सामने मार्ग था कि अकबर से लगातार निरंतर संघर्ष करें और अपनी मातृभूमि की रक्षा करें। महाराणा प्रताप ने अपने सुख और भोग के मतलब ऐसे जो किसी व्यक्ति की अधीनता को स्वीकार करने वाले एक सपने को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया और अपने मन में कठिनता के मार्ग को चुना। और हट के साथ हम बात कर रहे थे किस प्रकार मीर हठीला था, उसी प्रकार राणा ने संघर्षता के मार्ग को चुना और अपने आप को अपनी मातृभूमि के लिए या मातृभूमि की रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, तन मन धन से पूर्ण मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहा। अब हम बात करते हैं साथियों 1572, तो ये हो गया होली के दिन इनका क्या हो जाता है, राज तिलक हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं तो हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप का महत्वपूर्ण अगर कोई लड़ाई होती है तो वो होती है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है साथियों, 1576। तारीख कितनी है, 18 जून। 18 जून 1576 को, कुछ इतिहासकारों के अनुसार है 21 जून, लेकिन 18 जून मतलब ज्यादातर इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का क्या हुआ, युद्ध हुआ। अब देखिए साथियों की हल्दी घाटी की युद्ध की रणनीति, अकबर आगरा से स्वयं कहाँ आता है, मेवाड़ अपने अजमेर आता है, और अप्रैल में आता है अजमेर, और अजमेर में वो क्या करता है कि हल्दी घाटी के ऊपर मतलब किस तरीके से हल्दी घाटी की युद्ध की रूपरेखा तैयार की जाती है अजमेर दुर्ग में, और उसके बाद हल्दी घाटी के इसका नेतृत्व किसे सौंपता है, हल्दी घाटी अभियान का, तो मान सिंह को हल्दी घाटी अभियान का क्या करता है, नेतृत्व सौंपता है। और मान सिंह अप्रैल में सैन्य रवाना हो जाता है राणा प्रताप से आक्रमण करने के लिए, अर्थात हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। हम एक और बात करते हैं कि हल्दी घाटी नाम क्यों पड़ा, तो कुछ इतिहासकार या कुछ ये है कि हम देखते हैं कि हल्दी घाटी मतलब पीले पत्थर होंगे, पीली घाटी होगी पीले कलर की, इसके कारण उस या पीले पत्थरों के कारण इस घाटी को हल्दी घाटी कहा होगा। लेकिन साथियों अभी जो राजस्थान में कला और संस्कृति की बुक चल रही है अभी 9वीं 10वीं की किताबों में, उसमें कहीं एक जगह मैं पढ़ रहा था कि हल्दी घाटी इसलिए नाम पड़ा है कि जितने भी हल्दी घाटी में जो शहीद हुए थे उन मतलब सूरवीर शहीद हुए थे, उन सब के हाथों में हल्दी लगी हुई थी। मतलब कह रहे थे, कहने का अर्थ है कि शादी हो तो जिस समय शादी होती है किसी की तो उस समय किस प्रकार से हल्दी लगाई जाती है, तो ऐसी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जिनकी तुरंत शादी हुई थी और उनके मतलब जो हल्दी भी नहीं अभी तक उतरी नहीं थी, उन लोगों की कुर्बानी इस युद्ध में हुई थी, इसीलिए इस जगह पे हुई थी, इसलिए इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा गया। अब देखिए साथियों अकबर की ओर से हल्दी घाटी, अकबर की ओर से सेनापति, अब देखिए एक तो होता है हरावल और एक होता है चंद्रावल, ठीक है। तो अरावल का मतलब होता है अग्रिम दस्ता, सेना का अग्रिम दस्ता, सेना का अग्रिम दस्ता, और ये होता है चंद्रावल मतलब बाद वाला, या हम ये कह सकते हैं कि पिछला दस्ता, ठीक है। अग्रिम दस्ता जिन्हें क्या कहा जाता है, अरावल। तो अकबर की ओर से अरावल में कौन थे, मैं यहाँ लिखूं अरावल में, तो एक का नाम है अपने, हम बात करते हैं कि जगन्नाथ कच्छावा। कौन था,
जगत जगन्नाथ जगन्नाथ कछावा। ये जगन्नाथ कछावा था, ये कौन था? मतलब अकबर की ओर से हरावल पंक्ति में था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकबर की ओर से, अकबर की सेना से। किसकी सेना से? अकबर की सेना से। और अकबर की सेना से अग्रिम दस्ते में कौन था? तो अकबर की सेना से अग्रिम दस्ते में था, उनका नाम है साथियों अपने जगन्नाथ कछावा। इनके साथ ये अकेला ही नहीं था, इनके साथ और भी व्यक्ति थे इनके साथ, जिनमें हम ये बात कर सकते हैं कि आसफ खां है और इनके साथ ही सेल हासिम बराहा है। ठीक है, जगन्नाथ कछावा, आसफ खां, आसफ खां, क्या नाम है? एक आसफ खां है और एक जगन्नाथ कछावा है। और ठीक है, ये तो अकबर की ओर से। अब वहीं प्रताप की ओर से हम बात करें, हरावल में प्रताप की ओर से, ठीक है, या राणा प्रताप या महाराणा प्रताप की ओर से कौन था? महाराणा प्रताप की ओर से। तो महाराणा प्रताप की ओर से हरावल में थे, जो उनका नेतृत्व कर रहे थे हकीम खान सूर, हकीम खान सूर। ठीक है, हकीम खान सूर महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। तो अब एक या इसमें साथियों ये भी देखना है, और दूसरा हम पूर्ण रूप से बात करें तो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व लगभग हकीम खान सूर कर रहे थे, और दूसरी ओर जो अकबर की सेना का नेतृत्व है वो मान सिंह को सौंपा गया था। तो कहने का, हम अगर कभी कभार बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई है, तो ये तो तय ही नहीं है कि ये संभव ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। ये हम कह सकते हैं आक्रांताओं की लड़ाई है, ये ऐसे व्यक्तियों के मध्य की लड़ाई है जो एक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए अपना सर्व मतलब अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, तो दूसरी अपने लालच की पूर्ति के लिए, अपने लोभ को पूरा करने के लिए, या अपने मतलब दुनिया की या भारत की हर एक ताकत को अपने नीचे दबाने के लिए, या हम कह सकते हैं साम्राज्यवादी नीति के लिए क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। तो अरावल मतलब अग्रिम दस्ता होता है, अग्रिम पंक्ति होती है सेना की, और अकबर की ओर से आसफ खां और जगन्नाथ कछावा, और उधर महाराणा प्रताप की ओर से कौन थे साथियों? हाकिम खान सूर। वहीं चंद्रावल में ये चंद्रावल दस्ता है, राणा प्रताप की ओर से भील राणा पूंजा इसमें क्या करते हैं? अपना सहयोग देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही महाराणा प्रताप के मित्र भी होते हैं, चक्रपाणी मिश्र, जो इस युद्ध में साथ में होते हैं। और यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के गुरु का नाम है आचार्य राघवेंद्र। अगर कभी कभार पूछ भी लिया जाता है कि महाराणा प्रताप के गुरु का क्या नाम है, तो महाराणा प्रताप के गुरु का नाम है वो है आचार्य राघवेंद्र। अब देखिए साथियों, बचपन का नाम क्या? कीका। बचपन का नाम क्या? कीका। और कीका, कीका क्या है साथियों? मतलब कीके का अर्थ क्या है? बचपन का नाम। कीका का अर्थ होता है पुत्र। भील जाति के जो जनजाति के लोग हैं वो इन्हें कीका के नाम से, क्योंकि वो इनके साथ इतने यूं रसे बसे थे कि राणा प्रताप हर एक व्यक्ति का सम्मान करने वाले। हम एक साथियों बात करें कि ये जितने वीर थे उतने ही अपनी संस्कृति और उतने ही हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक सुधार का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, इन भीलों को भी इन्होंने अपने यहाँ शरण दी, और इसीलिए भील प्रेम से इन्हें क्या कहते थे? कीका कहकर पुकारते थे। हल्दी घाटी का एक व्यक्ति वर्णन करता है जो स्वयं अकबर की सेना में एक सेना का एक सैनिक होता है, जिसका नाम है बदायूनी। क्या नाम है साथियों? बदायूनी। बदायूनी अपनी किताब में लिखता है, बदायूनी की एक पुस्तक है जिनका नाम है मुंतखब उत तवारीख। बदायूनी अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में लिखता है, क्या लिखता है कि ज्यों ही राणा प्रताप की या और मतलब मान सिंह की सेना के मध्य आक्रमण होता है, तो ये आक्रमण की जो पहली आक्रमण की हम कह सकते हैं कि पहला आक्रमण इस तरीके से होता है कि अपने मान सिंह है और अकबर की सेना है, उन अकबर की सेना को मेवाड़ी सेना ने इस तरीके से ध्वस्त किया था, या इस तरीके से उनके ऊपर आक्रमण किया था कि कुछ ही क्षण बाद, यानी कि कुछ ही समय बाद, मुगल सेना इस स्थान को छोड़कर, हल्दी घाटी के मैदानों को छोड़कर भागने लग गई थी। तभी एक मतलब अकबर का एक सेनापति कह सकते हैं, या वहीं मतलब मान सिंह का एक सेनापति, जिनका नाम क्या
मियत्तर खां बड़े जोर से आदेश देता है कि भागो मत, बादशाह स्वयं क्या आ रहे, बादशाह सलामत स्वयं आ रहे हैं और युद्ध करेंगे। तो ये अगर ऐसी बातें हुई तो उसके बाद वापस हल्दी घाटी में मुगलों की सेना आई और बड़े जोश के साथ युद्ध लड़ी, जिसके कारण फिर राजपूतों की धीरे-धीरे सेना को उन्होंने हम मतलब एक बार पीछे धकेल दिया था। ऐसी घटनाएं ये इतिहासकार बताते हैं, लेकिन बदायूंनी खुद बताता है अपनी पुस्तक में किस तरीके से पहला आक्रमण में वो पीछे चले गए थे, मतलब किस तरीके से परास्त कर दिया था। ये ठीक है, मीतर खां अगर उस समय वो नहीं बात करता तो हो सकता है कि इस समय राणा प्रताप की पूर्ण रूप से या निश्चित तरीके से जीत होती। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि राणा प्रताप की जीत हुई, लेकिन इसका निष्कर्ष हम बाद में निकालेंगे। उसके बाद साथियों की अगर कभी कभार राणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछ लिया जाता है, राणा प्रताप के घोड़े का नाम, घोड़े का नाम क्या है साथियों? घोड़े का नाम है चेतक। घोड़े का नाम क्या है? चेतक। और इसके साथ ही हाथी का नाम, हाथी भी थे, हाथियों के नाम, हाथियों के नाम, राणा प्रताप के हाथियों के नाम क्या है? एक तो राम प्रसाद, क्या नाम है? राम प्रसाद, और एक है लूणा, राम प्रसाद व लूणा। ये दोनों क्या है? राणा प्रताप के हाथी। ऐसा बताया जाता है कि राम प्रसाद को हल्दी घाटी की सेना के बाद अकबर क्या कर लेता है, मतलब अकबर की सेना क्या कर लेती है, इन्हें अपने कैद में ले लेती है और बाद में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर देती है? पीर प्रसाद। क्या कर लेती है? पीर प्रसाद। और कहा जाता है कि इसने मतलब मुगल सेना में उनके द्वारा दिया गया भोजन भी नहीं ग्रहण किया था और अपने स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया? समाप्त हो गया। मतलब है कि अपनी देह लीला को समाप्त कर देता है। इसके साथ ही ये तो है महाराणा प्रताप के हाथी। उसी प्रकार अपने गजमुक्त वगैरह ये आती है किनके मतलब मुगलों की ओर से भी लड़ाई में आती थी। अब देखिए साथियों कि जिस समय हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था और पुनः अकबर की सेना जोश के साथ आई, उनको ये बात पता चली कि राणा प्रताप मतलब बादशाह खुद आ रहे हैं अकबर, तो उस समय उन्होंने जोश से इस प्रकार से राजपूती सेना पर आक्रमण किया कि राजपूती सेना एक बार अपने पहले वाले शूरवीरता के साथ युद्ध तो लड़ रही थी, लेकिन कहीं न कहीं युद्ध में परास्त होने की स्थिति आ गई। इस स्थिति में राणा प्रताप ने मतलब महाराणा प्रताप ने एक पुस्तक है जिनका जिक्र करूं मैं अगर पुस्तक का, तो उस पुस्तक का नाम है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है रणछोड़ भट्ट। क्या नाम है? रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट लिखते हैं किसमें? अमर काव्य वंशावली में। क्या लिखते हैं कि राणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक के माध्यम से इस तरीके से छलांग लगाई कि वो चेतक घोड़ा मान सिंह के हाथी, और मान सिंह के हाथी का नाम क्या? मर्दाना। मर्दाना किसका हाथी का नाम है? मर्दाना। मर्दाना है मान सिंह का हाथी, मान सिंह के हाथी का नाम, हाथी का नाम मानसिंह का हाथी, जिसका क्या नाम है? मर्दाना। उनके ऊपर इस तरीके से घोड़े की छलांग लगाई कि और छलांग लगाकर भाले से वार किया, जिससे कि क्या हो गया? जिससे कि मानसिंह का मावत मारा गया और मानसिंह ओहदे में झुककर बच गया। और कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि मानसिंह गिरकर घायल हो जाता है और फिर मानसिंह को उठा लिया जाता है, लेकिन इस परिस्थिति में मानसिंह के हाथी, ये जो मर्दाना है, इसके सूंड में क्या लगी हुई थी? कटारे लगी हुई थी। उस कटार से चेतक के एक पैर में घाव आ गया, यानी कि चेतक का एक पैर कट गया, जिसके कारण चारों ओर से राणा प्रताप को मुगल सेना ने घेर लिया। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है साथियों, इस समय राणा प्रताप को रणभूमि छोड़ने के लिए कहा गया, मतलब उनके सैनिकों के द्वारा, उनके सामंतों के द्वारा। तो इस समय राणा प्रताप का जो मेवाड़ का राज चिन्ह है, मेवाड़ का राज चिन्ह, राज चिन्ह किसने धारण किया? राज चिन्ह हम कह सकते हैं झाला मान, या दूसरा नाम इन्हें झाला बीदा भी कहते हैं, झाला बीदा ने पहन लिया। ठीक है। और मुगल सेना को ऐसे लगा कि झाला बीदा थे, उन्होंने मेवाड़ का क्या पहना? राज झाला मान भी कहते हैं या झाला मन्ना भी कहते हैं, कहीं झाला मन्ना भी लिखा आता है। ठीक है, तो ये है, और झाला बीदा भी है। एक साथियों याद रखना, झाला अज्जा, क्या नाम है? झाला अज्जा। ये झाला अज्जा वो है जिस समय
आपको पता होगा कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा जिस समय घायल हुए थे, उनको तीर लगा था अचानक, तो उसके बाद राणा उस समय मेवाड़ का राणा सांगा का कवच, और यानी कि कहने का मतलब है जो मेवाड़ का राज चिन्ह किसने धारण किया था, तो उस समय झाला अज्जा ने धारण किया था, बल्कि राणा प्रताप के समय झाला बीदा या झाला मान या झाला मन्ना, ये सब एक ही नाम है, तो मतलब एक ही व्यक्ति के नाम है, तो इन्होंने क्या किया, धारण किया। एक मिनट, और दूसरे साथियों कभी कभार क्या होती है, ये दिक्कत होती है कि हम इसे याद कैसे करें, जैसे कि राणा प्रताप से पहले कौन, राणा सांगा, तो इसका मतलब है अ पहले आता है, और उसमें म या ब कैसे क्या आता है बाद में, तो सांगा पहले आए थे, इसका मतलब है सांगा के समय राणा अज्जा नहीं झाला अज्जा, और प्रताप बाद में आए थे, इसका मतलब प्रताप के समय कौन, मतलब अपने झाला बिदा, तो इन्होंने ग्रहण किया था, और प्रताप वहां से क्या हो गए थे, निकल गए थे। अब देखिए साथियों, प्रताप का घोड़ा भी, हम ये कह सकते हैं कि एक पैर कट गया था प्रताप के घोड़े का, और प्रताप का घोड़ा भी ठीक तरीके से प्रताप को रणभूमि से बाहर तो ले गया, लेकिन सुरक्षित स्थान पर ले गया, लेकिन वो जीवन भर प्रताप का साथ नहीं दे सका, यहीं चेतक की मृत्यु हो जाती है, चेतक का निधन। और चेतक का निधन कहाँ होता है, बलीचा में। कहाँ होता है, ऐसा कहा जाता है, एक छोटा सा नाला होता है, उस नाले को पार करने के बाद अपने स्वामी को एकदम सुरक्षित छोड़कर चेतक बलीचा में अपने प्राण पखेरु क्या कर देता है, छोड़ देता है, और वहीं राणा के द्वारा उस चेतक का अंतिम संस्कार किया जाता है, और बलीचा में ही चेतक की क्या बनाई जाती है, समाधि बनाई जाती है। तो चेतक की समाधि कहाँ है, बलीचा में। अब ये नदी कौन सी नदी के किनारे, तो बनास नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था, बनास नदी के किनारे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, घाटी का युद्ध। और अगर सीमा देखें तो गोगुंदा, कौन से गांव की, गोगुंदा की सीमा में, गोगुंदा की सीमा में हुआ था। अब देखिए, इस गोगुंदा की सीमा से एक और चीज याद रखनी है साथियों, हम बात कर रहे हैं कि अब कर्नल टॉड जैसे व्यक्ति आते हैं राजस्थान में, उन्होंने राजस्थान के इतिहास को सोचने समझने का प्रयास किया, और वे किस तरीके से राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करते हैं। और कर्नल टॉड तो यहाँ तक कहता है कि यहाँ तो कि यूनान या फारस में है, वहां तो एक एक थर्मोपली है, और यहाँ तो जगह जगह थर्मोपली है। और वो फारस के राजा का वर्णन करता है, लियोनिदास का, तो वो तो कहता है कि यहाँ तो ये धरती का कण कणी क्या है, थर्मोपली है, मतलब हर एक क्षेत्र थर्मोपली है। और यहाँ तो जगह जगह पर लियोनिदास पैदा हुए, वहां तो लियोनिदास एक जगह पैदा हुआ था, एक शासक था, यहाँ तो जगह जगह पर क्या पैदा हो रहे हैं, लियोनिदास। तो एक चीज याद करना यहाँ से कि कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी को थर्मोपली कहा, हल्दी घाटी को, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की, मेवाड़ की थर्मोपोली का, थर्मोपली या थर्मोपोली का, जो भी है थर्मोपली देख लेना, मेरे ख्याल से थर्मोपली का, ठीक है। और इसके साथ ही एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या है, हम उसका जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन उस युद्ध को भी साथ में ले लेते हैं, दिवेर का युद्ध, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैरेथन, मैरेथन या मैराथन का। अब देखिए, इधर देखिए साथियों कि अब हमारे मन में आता है कि मैराथन क्या है, थर्मोपोली क्या है। तो ये थर्मोपोली की लड़ाई होती है, वो होती है 480 में, यूनान और फारस के मध्य होती है। और ये जो मैराथन की लड़ाई होती है या मैराथन की लड़ाई होती है, वो होती है 490 में। इसमें फारस के सम्राट की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। उस क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, ये दोनों चीजें। इसके साथ ही साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग व्यक्ति अपने अलग अलग हिसाब से मतलब प्रस्तावित करते हैं या बताते हैं। क्या कहते हैं, देखिए कि हल्दी घाटी को एक व्यक्ति ने कहा है ये गोगुंदा की लड़ाई, क्या कहा, गोगुंदा, गोगुंदा की लड़ाई, ठीक है। और एक ने कहा खमनोर का युद्ध, एक ने क्या कहा, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध। अब इधर देखिए साथियों, तो किसने कहा गोगुंदा की लड़ाई हल्दी घाटी को, और किसने खमनोर,
तो बदायूं ने कहा है गोगुंदा बदायूनी, ये बदायूनी वही है, ये बदायूनी वही है जो राणा प्रताप की मतलब की सेना से युद्ध कर रहा था, मतलब अकबर की सेना की ओर से आया हुआ था, वो खुद कह रहा है। और खमनोर का युद्ध था, और खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। किसने कहा? अबुल फजल ने। और बदायूनी ने क्या कहा? बदायूनी ने कहा गोगुंदा। अब देखिए साथियों, और याद करने के लिए मैं आपकी थोड़ा सा सहायता कर सकता हूं, बाकी आप अपने तरीकों से याद कर सकते हो। देखिए इधर भी ब तीसरा अक्षर है और इधर भी ग तीसरा अक्षर है। क वर्ण का तीसरा अक्षर ग और प वर्ण का तीसरा अक्षर ब। तो इन तीसरे अक्षरों से आप याद कर सकते हो कि गोगुंदा किसने कहा था? गोगुंदा की लड़ाई हल्दी घाटी को तो वो कही थी बदायूनी ने। और खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो खमनोर का युद्ध ये ख, और इधर भी देखो प वर्ण का फ है। तो इसे भी हम कह सकते हैं कि फजल से हम याद कर लेंगे खमनोर मतलब ख, ये भी क वर्ण का दूसरा अक्षर, और ये भी क वर्ण मतलब प वर्ण का क्या है? दूसरा अक्षर। इससे हमें याद हो जाएगा। तो गोगुंदा की लड़ाई किसने कहा? बदायूनी ने। और खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। ये तो अपने साथियों की ये लड़ाई के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा है। अब इसके साथ ही हम अगर इन बातों को आगे बढ़ाते हैं, तो अब हम देखते हैं कि इस युद्ध में जीत किसकी हुई। जैसा कि हम कभी कभार पढ़ते हैं कि अकबर की 40,000 सेना थी, राणा प्रताप की 5,000 की सेना थी। राणा प्रताप इस युद्ध में जीत तो नहीं पाए थे, मतलब कहने का मतलब है मुगल सेना को परास्त नहीं कर पाए। हम ये कहते हैं कि राणा प्रताप मैदान से राणा प्रताप का जो उनका स्वामी भक्त घोड़ा है, वो उनको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। लेकिन उसके बाद संशय है लोगों के मन में, इतिहासकारों के मन में, कि राणा प्रताप की हार हुई या जीत हुई, या अकबर की हार हुई या जीत हुई। कुछ इतिहासकार, मुगल इतिहासकार बताते हैं कि अकबर की जीत हुई है, लेकिन राजस्थानी इतिहासकार सभी बताते हैं कि राणा प्रताप की जीत हुई। साथियों, हम इनके बारे में जिस समय निष्कर्ष निकालें तो हमें पता चलता है, हम ये कह सकते हैं, एक मतलब इतिहासकार वे हैं जिनका नाम है ए एल श्रीवास्तव। ए एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि प्रारंभ में जो इस लड़ाई का जो उद्देश्य था, और इस लड़ाई का उद्देश्य क्या था? इस लड़ाई का उद्देश्य था या तो महाराणा प्रताप को समाप्त करना, मतलब मृत्यु, महाराणा प्रताप को मारना, और या फिर क्या था कि महाराणा प्रताप को क्या करना? बंदी बनाकर अकबर के दरबार में या अकबर के सामने पेश करना। तो प्रारंभिक उद्देश्यों में ही राणा प्रताप को ना तो वे बंदी बना सके, और ना ही राणा प्रताप को वे बंदी का मतलब गिरफ्तार कर सके, और ना ही उन्हें मार सके। तो हम ये कह सकते हैं, या एल जो श्रीवास्तव है, उन्होंने कहा था कि मानसिंह अपने प्रारंभिक उद्देश्यों से ही क्या हो गया? असफल हो गया। और दूसरी बात ये है, उनके बाद एक व्यक्ति है जिनका एक पुस्तक है जिनका नाम है तबकात ए नासिरी। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम है साथियों तबकात ए नासिरी, नहीं, तबकात ए अकबरी। और ये किताब क्या बताती है हमें? निजामुद्दीन की किताब है तबकात ए नासिरी। मतलब ये हमें अपने जो एक पुस्तक है, उस पुस्तक का जैसे जिक्र हम कर रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है अपने तबकात ए अकबरी। और तबकात ए अकबरी हमें बताती है कि सेना दोनों की आगे पीछे थी, या फिर हम ये बात कर सकते हैं कि एक की सेना ज्यादा थी, एक की सेना कम थी। लेकिन इसके बावजूद भी तबकात ए अकबरी, इसका लेखक कौन भाई? इसका लेखक है निजामुद्दीन। लेखक का नाम क्या है? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन बताता है, ये मुगल इतिहासकार है, मतलब तो ये तबकात ए अकबरी में बताता है कि शुरुआत में जिस समय मानसिंह हल्दी घाटी युद्ध को जीत कर, या हल्दी घाटी युद्ध में परास्त होकर गए थे, तो कुछ समय के लिए अकबर ने उन्हें दरबार में आने से रोक लिया था, यहाँ तक कि उनकी ड्यूटी वगैरह सब कुछ बंद कर दी थी, उनसे मिलना तक बंद कर दिया था। तो हम ए एल श्रीवास्तव के बातों और हम तबकात ए अकबरी के लेखक निजामुद्दीन की बातों से हम ये पता तो लगा सकते हैं, या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कि इस युद्ध में जो मानसिंह और अकबर के उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को अकबर ना तो सफल कर पाया और ना ही मानसिंह सफल कर पाया। इनके साथ ही, और दूसरी हम ये भी कह सकते हैं, भले ही अकबर इस युद्ध को, किस युद्ध को? हल्दी घाटी के युद्ध को सैनिकों की संख्या की दृष्टि से जीत पाया हो, लेकिन अपने उद्देश्यों के प्रति अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए हम कह सकते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में पूर्णतः राणा प्रताप की क्या होती है?
जीत होती है उसके बाद भी संशय है, लेकिन हम ये बात कर सकते हैं कि इन संशय को अब दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला कोई भी लड़ाई करने वाला व्यक्ति है, वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर ही नहीं पाता, ना राणा से संधि कर पाया, ना राणा को गिरफ्तार कर पाया, ना उदयपुर पर अपना मतलब हम कह सकते हैं मेवाड़ पर अपना ध्वज लहरा पाया, या कुंभलगढ़ पर अपना ध्वज लहरा पाया, या कुंभलगढ़ को जीत पाया, तो उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं, हम ये कहते हैं कि राणा प्रताप हार गया, इसका मतलब ये गलत है। हम ये श्योर कह सकते हैं कि इस युद्ध में राणा प्रताप की क्या होती है, जीत होती है। अब एक और तथ्य ये भी मैं बताता हूं आपको कि इस युद्ध के बाद 1576 में अकबर स्वयं आता है। अकबर स्वयं युद्ध करने के लिए आता है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद युद्ध करने आता है, लेकिन वो भी छोटे छोटे अभियान चलाता है, लेकिन क्या होता है, अपने सफलता मतलब उद्देश्यों को प्राप्ति नहीं कर सकता, और अकबर वापस क्या हो जाता है, चला जाता है। और इसी वर्ष 1576 में महाराणा प्रताप चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। महाराणा प्रताप किसको, चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, 1576 में। तो साथियों आज इतना ही, बाकी हम अपने बहुत ही जल्द अपने अगली कालांश में बातचीत करेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको ठीक तरीके से समझ में आया होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर एक दिन बहुत बेहतरीन काम करेंगे, और इसके साथ ही समझने का प्रयास करेंगे, और इसी वार्ता को हम हमेशा उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरी ऐसी आशा है और मेरी ऐसी कल्पना है, और मुझे आपके ऊपर भी पूरा विश्वास है कि आपसे भी मुझे पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम सब साथ में मिलके ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।